स्टॉक मार्केट में फेक या मिसलीडिंग रिसर्च रिपोर्ट पर सेबी का अक्सर ही रेगुलेटरी एक्शन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट में डेटा मैनिपुलेशन पर रेगुलेटरी खामोशी क्यों रहती है? दो तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के रिसर्च रिपोर्ट, दो अलग कानून क्यों है देश में? क्यों बिल्डर्स के अपने ब्रोकर्स ही रिसर्च रिपोर्ट के नाम पर मार्केट मैनिपुलेशन का खुला खेल खेलते हैं? रियल एस्टेट की रिसर्च रिपोर्ट क्या वाकई रिसर्च है या है कवर सेल्स ब्रोशर? एक ही तिमाही के बिक्री के आंकड़ों में इतना फर्जीवाड़ा रहता है कि एक रिसर्च रिपोर्ट प्रॉपर्टी की बिक्री का ग्राफ 27% बढ़ते हुए दिखाती है तो दूसरी रिपोर्ट 9% घटती हुई। एक रिसर्च रिपोर्ट शहर के किसी एक लोकेशन को अपने क्लाइंट बिल्डर की सुविधा के लिए शहर में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग बताती है तो दूसरी किसी और लोकेशन को। लेकिन यही नहीं, अक्सर ही प्रॉपर्टी बिक्री के आंकड़े, प्राइस पॉइंट, पास्ट एप्रिसिएशन, डिमांड सप्लाई सब फर्जी होते हैं, ग्राउंड रियलिटी से काफी जुदा होते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आखिर इन रिसर्च रिपोर्ट जारी करने वाले ब्रोकर्स की सेल की परिभाषा क्या है? बिल्डर का डेटा, बैंक लोन का डेटा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डेटा या कुछ और? सवाल सिर्फ ये भी नहीं है कि ऐसी प्रॉपर्टी रिसर्च रिपोर्ट को रिलीज करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, बिल्डर की बिक्री को बढ़ाना, अपना खुद का ब्रांड प्रमोशन मीडिया विजिबिलिटी से, या फिर सीधा ही प्राइस मैनिपुलेशन अपने क्लाइंट के लिए? कहीं बड़ा सवाल यह है कि कोई रेगुलेटरी बाउंड्री क्यों नहीं है इन रिसर्च रिपोर्ट को जारी करने वाली एजेंसीज के लिए? पब्लिक डोमेन में उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई डिस्क्लेमर क्यों नहीं रहता है? क्या एक प्रॉपर्टी बायर को यह जानने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि जिस रिसर्च रिपोर्ट को वो रेफरेंस पॉइंट बनाकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाला है वो दरअसल बिल्डर के अपने ही ब्रोकर का जारी किया हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। दिल्ली में रहने वाले 38 वर्ष साल के अमित के पास 25 लाख की सेविंग है। एक सुबह उनके व्हाट्सएप पर दो रिपोर्ट्स आती हैं। पहली रिपोर्ट स्टॉक मार्केट की है, उसमें एक लिस्टेड कंपनी का नाम है। रिपोर्ट यह दावा करती है ये शेयर अगले 1-2 महीने में 700 से बढ़कर 950 हो सकता है, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में एनालिस्ट का नाम है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है। यह डिस्क्लोजर है कि एनालिस्ट या उसकी संस्था के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं या नहीं, कंपनी से कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेशनशिप है या नहीं, टारगेट प्राइस किस वैल्यूएशन मॉडल से निकाला गया है और कौन कौन से रिस्क हैं जिनके कारण प्रिडिक्शन गलत हो सकती है। अब अमित दूसरी रिपोर्ट खोलते हैं। यह रिपोर्ट प्रॉपर्टी मार्केट की है। उसके कवर पर लिखा है जेवर एयरपोर्ट रेजिडेंशियल मार्केट, द नेक्स्ट वेल्थ क्रिएशन सुपर साइकिल, और बड़े बड़े दावे हैं। इस कॉरिडोर में प्राइस एक साल में 32% बढ़ी, 80% इन्वेंट्री सोल्ड आउट, अगले 3 वर्षों में प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल होने की संभावना, लग्जरी हाउसिंग में अनप्रेसिडेंटेड डिमांड, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और ग्लोबल कंपनीज के आने से ये इंडिया का अगला इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स है। रिपोर्ट के अंत में 40 प्रोजेक्ट की लिस्ट है और संयोग देखिए, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बेचने के लिए उसी एजेंट के ब्रोकर्स अमित को लगातार फोन कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में यह साफ नहीं बताया गया कि एजेंसी किन बिल्डर्स के सेल्स मैंडेट संभाल रही है, किस डेवलपर ने रिपोर्ट स्पॉन्सर की। 32% प्राइस ग्रोथ आस्किंग प्राइस पर आधारित है या एक्चुअल रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन पर? 80% सोल्ड रियल में ग्रॉस बुकिंग है या कैंसिलेशन घटाने के बाद नेट सेल्स, या फिर बस बिल्डर को मिला ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? और डबल होने वाली प्राइस प्रेडिक्शन किस इनकम, रेंटल यील्ड या डिमांड मॉडल से निकाली गई है? अमित को रिपोर्ट देखकर लगता है कि यह इंडिपेंडेंट रिसर्च है। एजेंसी का नाम बड़ा है, उसे काफी मीडिया विजिबिलिटी भी मिलती रहती है। वो 25 लाख डाउन पेमेंट लगाते हैं, 1.5 करोड़ का होम लोन लेते हैं। 2 वर्ष बाद उन्हें पता चलता है कि जिस ट्रांजैक्शन प्राइस की रिपोर्ट बात कर रही थी वो बिल्डर की कोटेड प्राइस थी। जिन यूनिट्स को सोल्ड बताया गया था उनमें कई इन्वेस्टर बुकिंग थी। ब्रोकर 15,000 पर स्क्वायर फीट बता रहा था, लेकिन उसी प्रोजेक्ट में डिस्ट्रेस रीसेल 11,500 पर अवेलेबल थी और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशनल इन 3 मंथ्स बताया गया था वो अभी अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन के बीच फंसा था।
अब अमित के पास एक सवाल है। अगर किसी स्टॉक एनालिस्ट ने ऐसा किया होता तो सेबी एक्शन लेता, लेकिन प्रॉपर्टी में गलत स्टैटिस्टिक्स देकर 1,75,00,000 का डिसीजन करवाने वाली एजेंसी पर कार्रवाई कौन करेगा? आज का सवाल यही है। क्या इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट रिसर्च के नाम पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेल्स प्रोपेगेंडा चला रहा है? और अगर हां, तो सेबी जैसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रियल एस्टेट में क्यों नहीं है? सबसे पहले एक जरूरी फर्क, गलत प्रेडिक्शन और फ्रॉड एक नहीं होता। इस डिबेट को इमोशनल एंगर से नहीं, लीगल क्लैरिटी से भी समझना होगा। हर गलत प्रेडिक्शन फ्रॉड नहीं होती। अगर किसी एनालिस्ट ने अवेलेबल डेटा को ईमानदारी से एनालाइज किया और कहा कि मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस 10% बढ़ेंगी, लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ी, तो केवल प्रेडिक्शन गलत होने से वो अपराधी नहीं हो जाता। भविष्य सर्टेनिटी के साथ कोई नहीं जानता। स्टॉक एनालिस्ट भी गलत हो सकता है, इकोनॉमिस्ट भी, रेटिंग एजेंसी भी, और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी। रेगुलेशन का उद्देश्य ये गारंटी करना नहीं है कि हर फोरकास्ट सही निकलेगा। रेगुलेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस डेटा का उपयोग किया गया वो फैब्रिकेटेड ना हो, महत्वपूर्ण फैक्ट्स छिपाए ना गए हों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया गया हो, मेथोडोलॉजी मिसलीडिंग ना हो, और रिसर्च के नाम पर सीक्रेटली इन्वेंट्री बेचने की कोशिश न की जा रही हो। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की प्रेडिक्शन गलत क्यों हुई। असली सवाल है, क्या रिपोर्ट बनाते समय एजेंसी को पता था कि उसका डेटा इनकम्प्लीट, सेलेक्टिवली प्रेजेंटेड या मिसलीडिंग है, और क्या उसी रिपोर्ट का इस्तेमाल प्रॉपर्टी बेचने के लिए किया गया? यहीं से ऑनेस्ट रिसर्च और मार्केट मैनिपुलेशन का डिफरेंशिएशन शुरू होता है। रियल एस्टेट में रिसर्च रिपोर्ट के इस फर्जीवाड़े और रेगुलेटरी ग्रे जोन की कहानी को पूरा समझने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के तौर पर हम लोग तमाम लीगल और इलीगल थ्रेट्स का सामना करके भी आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जो आए आपके कंज्यूमर इंटेलिजेंस के काम। स्टॉक मार्केट में सेबी का फ्रेमवर्क ज्यादा मजबूत क्यों है? स्टॉक मार्केट में रिसर्च कोई कंप्लीटली अनरेगुलेटेड ओपिनियन नहीं है। रिसर्च एनालिस्ट एक रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटरी कैटेगरी है। रजिस्ट्रेशन, प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी, डिस्क्लोजर्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड्स और कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क के भीतर रिसर्च और रिकमेंडेशंस दी जाती है। सेबी अनरजिस्टर्ड रिसर्च सर्विसेज मिसलीडिंग रिकमेंडेशंस, हिडन ट्रेडिंग इंटरेस्ट और रिकमेंडेशन के आसपास संभावित मैनिपुलेशन की जांच कर सकता है। सेबी ने जुलाई 2026 में रिन्यूअल फी न चुकाने पर 12 रिसर्च एनालिस्ट के रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल किए। यानी लाइसेंस केवल सर्टिफिकेट नहीं, कंटिन्यूइंग कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फर्क टेक्नोलॉजी और ट्रेसेबिलिटी का है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी स्टॉक को पहले खरीदा, फिर टेलीविजन या सोशल मीडिया पर उसे एग्रेसिवली रिकमेंड किया। रिकमेंडेशन के बाद प्राइस और वॉल्यूम बढ़े और उसने अपने शेयर्स बेच दिए। सेबी के पास यह जांचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल हो सकता है कि किस डीमैट अकाउंट ने कब खरीदारी की, किस ट्रेडिंग अकाउंट ने कब बेचा, रिकमेंडेशन किस समय प्रसारित हुई, प्राइस और वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ा और किन अकाउंट्स के बीच कनेक्शन था। 2025 के एक इंटरिम एक्शन में सेबी ने आरोप लगाया था कि एक मार्केट कमेंटेटर ने कुछ शेयर्स पहले खरीदे, फिर टेलीविजन और टेलीग्राम पर उनकी रिकमेंडेशन दी और बाद में होल्डिंग्स बेचकर लाभ कमाया। रेगुलेटर ने संबंधित व्यक्तियों को मार्केट से रिस्ट्रेन करते हुए लगभग 11,37,00,000 के अलेज्ड अनलॉफुल गेन्स जब्त करने का निर्देश दिया था। ये इंटरिम एलिगेशंस थे, अंतिम एडजुडिकेशन नहीं, लेकिन मामला दिखाता है कि सिक्योरिटीज मार्केट में रिकमेंडेशन, ट्रेडिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल गेन के बीच इलेक्ट्रॉनिक लिंक बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टी मार्केट में यही चेन
बनाना बहुत मुश्किल है। प्रॉपर्टी किसी नेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होती, कोई लाइव ऑर्डर बुक नहीं, कोई कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शन टेप नहीं। एक ही फ्लैट का बिल्डर कोटेड प्राइस अलग, ब्रोकर प्राइस अलग, रजिस्टर्ड डीड वैल्यू अलग, रीसेल वैल्यू अलग और ऑल इंक्लूसिव इफेक्टिव प्राइस अलग हो सकता है। एक स्टॉक का ISIN और ट्रेडेड प्राइस पहचाना जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी में एक ही लोकेलिटी के दो फ्लैट्स भी पूरी तरह कंपेरेबल नहीं होते। फ्लोर अलग, व्यू अलग, टावर अलग, पोजीशन स्टेटस अलग, पेमेंट प्लान अलग, लीगल कंडीशन अलग। यानी सिक्योरिटीज मार्केट में डेटा स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर्टी मार्केट में डेटा फ्रैगमेंटेड, नेगोशिएटेड और लोकल है। और जहां डेटा स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता, वहां मिसलीडिंग क्लेम को लीगली फॉल्स साबित करना भी मुश्किल हो जाता है। यह कहना भी गलत होगा कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए कोई कानून है ही नहीं। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा, इसके तहत रियल एस्टेट एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। सेक्शन 10 एजेंट्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रोकता है। इसमें ओरल, रिटेन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम्स करना और ऐसी सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करना शामिल हो सकता है जिन्हें वास्तव में ऑफर करने का इंटेंशन नहीं है। सेक्शन 9 और 10 के उल्लंघन पर सेक्शन 62 के तहत 10,000 रुपए प्रतिदिन का पेनल्टी लगाया जा सकता है, जो संबंधित प्रॉपर्टी की कॉस्ट के 5% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज पर लागू हो सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को डिसकंटिन्यू या मॉडिफाई करने का निर्देश दे सकती है और मॉनेटरी पेनल्टी भी लगा सकती है। इसी तरह से CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और फूड सहित विभिन्न सेक्टर्स में डिसेप्टिव क्लेम्स पर पेनल्टीज लगाई हैं। इसका ज्यूरिसडिक्शन केवल किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित भी नहीं है। रियल एस्टेट में भी कार्रवाई के उदाहरण मौजूद हैं। तमिलनाडु रेरा ने जुलाई 2025 से एडवर्टाइजमेंट्स के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, QR कोड, अप्रूव्ड लोकेशन और प्रमोटर इंफॉर्मेशन को प्रोमिनेंट बनाने जैसे नियम लागू किए। डिस्टेंस क्लेम्स को कॉमन रूट के आधार पर एक्यूरेट दिखाने की अपेक्षा की गई और वेग डिस्क्लेमर्स या अनवेरिफिएबल एमिनिटीज क्लेम्स पर रोक लगाने की कोशिश हुई। तेलंगाना रेरा ने 2026 में प्री लॉन्च और नॉन कॉम्प्लायंट एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर डेवलपर्स, एजेंट्स और साथ ही एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स को वार्निंग और शो कॉज नोटिस जारी किए। कुछ मामलों में रजिस्टर्ड लेआउट को ब्रॉडर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरह प्रमोट करने और मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ठीक प्रकार न दिखाने पर सवाल उठे। यूपी रेरा ने 2026 में ऑनलाइन प्रमोशन के बावजूद रजिस्ट्रेशन न कराने वाले प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स पर पेनल्टीज लगाई। महाराष्ट्र रेरा ने कॉम्प्लायंस ड्राइव में 18,693 प्रॉपर्टी एजेंट्स को डी रजिस्टर्ड किया, मुख्यतः रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल और मैंडेटरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी न करने के कारण। इसलिए सही स्टेटमेंट यह नहीं है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई एक्शन नहीं होता। सही स्टेटमेंट है कि एक्शन मेनली अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स, रजिस्ट्रेशन वायलेशंस, एडवर्टीजमेंट्स, प्रोजेक्ट डिस्क्लोजर्स और पोजीशन डिस्प्यूट्स पर होता है। इंडिपेंडेंट दिखने वाली मार्केट रिपोर्ट्स की मेथोडोलॉजी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सिस्टेमिक स्क्रूटनी नहीं होती है। यानी कानून का दरवाजा मौजूद है, लेकिन रियल एस्टेट रिसर्च एनालिस्ट नाम का कोई डेडिकेटेड रेगुलेटरी रूम अभी नहीं बना है। रिपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट के बीच एक जो ग्रे जोन है, इसे भी समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई बिल्डर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है, आज बुक कीजिए, 3 वर्षों में गारंटेड 50% रिटर्न। यह साफ एडवर्टाइजमेंट है, उस पर रेगुलेटरी एक्शन रिलेटिवली आसान है। लेकिन उसी क्लेम को अलग तरीके से पेश कीजिए। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म द्वारा ग्लॉसी PDF बनाई जाती है, नाम रखा जाता है इंडिया रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आउटलुक। उसमें लिखा जाता है
हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर और डिमांड मोमेंटम को देखते हुए इस कॉरिडोर में 15 से 18% एनुअल एप्रिसिएशन की संभावना है। रिपोर्ट के लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, न्यूज में हेडलाइन चलते हैं, इस शहर में प्रॉपर्टी प्राइसेस 3 साल में 60% बढ़ सकती है। फिर रिपोर्ट बनाने वाली एजेंसी उसी कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स की बुकिंग शुरू कर देती है। अब एजेंसी कह सकती है, हमने कोई एडवर्टाइज नहीं किया, हमने तो रिसर्च पब्लिश की थी। यही रेगुलेटरी ग्रे जोन पैदा होती है। उस डॉक्यूमेंट का टाइटल रिसर्च है, लैंग्वेज एनालिटिकल है, ग्राफ्स दिखने में प्रोफेशनल हैं, लेकिन कॉमर्शियल पर्पस सेल्स प्रमोशन हो सकता है। सेवी फ्रेमवर्क में रिसर्च और रिकमेंडेशन देने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी और फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेकर क्लैरिटी होती है। रियल एस्टेट में डॉक्यूमेंट को अक्सर उसके नाम से जज किया जाता है, उसके इकोनॉमिक फंक्शन से नहीं। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या कानून को यह नहीं पूछना चाहिए कि रिपोर्ट कंज्यूमर को ट्रांजैक्शन की तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई गई थी या नहीं? क्या पब्लिशर ट्रांजैक्शन कमीशन कमाता है? क्या प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन कॉमर्शियल रिलेशनशिप से प्रभावित थी? क्या रिपोर्ट के पब्लिकेशन के बाद एजेंसी ने उन्हीं प्रोजेक्ट्स के सेल्स लीड्स कलेक्ट किए? क्या डेवलपर ने रिसर्च, इवेंट या मीडिया एम्प्लीफिकेशन का खर्च उठाया? अगर इन सब का जवाब हां है, तो रिपोर्ट को केवल एकेडमिक पब्लिकेशन मानना मुश्किल है। वो नेटिव एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, यानी ऐसा प्रमोशन जो एडवर्टाइजमेंट की तरह दिखाई नहीं देता। यही रियल एस्टेट डेटा रेगुलेशन का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। यह समझना भी जरूरी है कि प्रॉपर्टी रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स किस तरह मिसलीडिंग बनाए जा सकते हैं। अब रिपोर्ट के अंदर चलते हैं। जरूरी नहीं कि कोई नंबर पूरी तरह फैब्रिकेटेड हो। कई बार टेक्निकली सही नंबर को मिसलीडिंग कॉन्टेक्स्ट में पेश कर देना भी एक खेल होता है। पहला खेल, आस्किंग प्राइस को मार्केट प्राइस कहना। ऑनलाइन पोर्टल पर सेलर 2 करोड़ मांग रहा है, लेकिन एक्चुअल डील 1 करोड़ 65 लाख में हो रही है। रिपोर्ट पोर्टल लिस्टिंग का एवरेज निकालकर कहती है एवरेज मार्केट प्राइस 2 करोड़। टेक्निकली लिस्टिंग प्राइस 2 करोड़ है, लेकिन बायर के पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन प्राइस है। अगर दोनों के बीच डिस्टिंक्शन नहीं बताया गया तो करेक्ट लुकिंग डेटा मिसलीडिंग बन सकता है। दूसरा खेल, बिल्डर प्राइस बनाम इफेक्टिव प्राइस। बिल्डर रेट कार्ड पर प्राइस 15,000 रुपए पर स्क्वायर फुट रखता है, लेकिन बायर को मिलता है 10 लाख डिस्काउंट, फ्री पार्किंग, स्टैंप ड्यूटी सपोर्ट, फ्लोर राइज वेवर, क्लब मेंबरशिप वेवर, ब्रोकर कैशबैक और फेवरेबल पेमेंट प्लान। ऑफिशियल प्राइस ऑन पेपर 15,000 ही रहती है, इफेक्टिव प्राइस शायद 13,000 हो। रिपोर्ट 15,000 को मार्केट प्राइस बताती है, फिर पिछली ऑफिशियल रेट 12,000 से तुलना करके कहती है प्राइसेस 25% बढ़ी। असल ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक्स में वृद्धि शायद बहुत कम है या ना भी हो। तीसरा खेल, लॉन्च प्राइस से तुलना। किसी प्रोजेक्ट का 2019 लॉन्च प्राइस 7,000 था, 2026 का कोटेड प्राइस 14,000 है। हेडलाइंस बनाई जाएगी प्रोजेक्ट डबल्ड इन 7 ईयर्स, लेकिन 2019 में कितनी यूनिट्स वास्तव में 7,000 में बिकी? क्या यह लिमिटेड इनॉग्रल इन्वेंट्री थी? क्या कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट, जीएसटी, पार्किंग और एस्केलेशन जोड़कर इनिशियल इफेक्टिव कॉस्ट अधिक थी? क्या 2026 में एक्चुअल रीसेल 11,000 है? रिपोर्ट केवल 2 सुविधाजनक पॉइंट्स को चुनकर स्पेक्टेकुलर एप्रिशिएशन बना सकती है। चौथा खेल, ग्रॉस बुकिंग या ईओआई को सेल्स कहना। एक डेवलपर ने 1,000 यूनिट बुक की ईओआई से, बाद में 400 बुकिंग कैंसिल हो गई। अगर रिपोर्ट ग्रॉस बुकिंग दिखाएगी तो सेल्स 1,000 है, अगर नेट सेल दिखाएगी तो 600। अगर कैंसिल्ड इन्वेंट्री दोबारा बिकी तो एक ही यूनिट 2 बार बुकिंग नंबर में आ सकती है। जब तक रिपोर्ट ग्रॉस, नेट ऑफ कैंसिलेशंस और रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन अलग अलग नहीं बताती, सेल्स फिगर अस्पष्ट है। पांचवा खेल, प्राइमरी मार्केट को पूरा मार्केट कहना। ब्रोकरेज हाउसेज को
बिल्डर्स के न्यू लॉन्चेस का डेटा आसानी से मिलता है। रीसेल ट्रांजैक्शंस का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कम मिलता है। इसलिए रिपोर्ट कह सकती है एवरेज प्राइस 18,000 पर स्क्वायर फीट, लेकिन उसी लोकेलिटी में रीसेल 13,000 रुपए स्क्वायर फीट पर हो सकती है। बिल्डर को नई प्रॉपर्टी का ग्लॉसी प्राइमरी मार्केट दिखता है, पुराने इन्वेस्टर्स की एग्जिट रियलिटी नहीं दिखती। छठा खेल, प्रोडक्ट मिक्स इफेक्ट। मान लीजिए पिछले साल सिटी में अधिक सेल 70 लाख के अपार्टमेंट की थी। इस वर्ष 3 करोड़ के लग्जरी अपार्टमेंट की सेल बढ़ गई। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक घर 30% महंगा हो गया। हो सकता है केवल बिकने वाले घरों का मिक्स बदल गया। लेकिन हेडलाइन बनाई जाएगी एवरेज हाउसिंग प्राइस इंक्रीज 30%। यह सेम घर का एप्रिसिएशन नहीं है, कंपोजिशन इफेक्ट हो सकता है। सातवां खेल, चेरी पिक्ड ज्योग्राफी। एक सिटी में 200 लोकेलिटीज हैं। रिपोर्ट केवल उन 10 कॉरिडोर को सेलेक्ट करती है जहां प्राइसेस बढ़ी, फिर टाइटल देती है सिटी प्रॉपर्टी मार्केट डिलीवर्स स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। जिन पेरिफेरल लोकेशंस में प्राइसेस फ्लैट रही वो सैंपल से बाहर। जिन प्रोजेक्ट्स में रीसेल डिस्काउंट है वो रिपोर्ट में नहीं। सिलेक्शन बायस ही कंक्लूजन तय कर चुका है। आठवां खेल, इन्वेंट्री ओवरहैंग। किसी मार्केट में 20,000 अनसोल्ड यूनिट्स हैं, एवरेज सेल्स 10,000 रुपए स्क्वायर फीट है। रिपोर्ट कहती है इन्वेंट्री ओवरहैंग ओनली 24 मंथ्स, मार्केट हेल्दी। लेकिन अगर 10,000 एनुअल सेल्स टेम्पररी इन्वेस्टर बुकिंग पर आधारित थी, अगर नई सप्लाई आ रही है, अगर अनसोल्ड नंबर में स्टॉल्ड और टेक्निकली अनअवेलेबल यूनिट्स नहीं है, अगर कैंसिलेशंस बढ़ रही हैं, एक अट्रैक्टिव रेशियो अंडरलाइंग रिस्क छिपा सकता है। नौवां खेल, सर्चेज को डिमांड कहना। प्रॉपर्टी पोर्टल पर एक एरिया को 10 लाख लोगों ने सर्च किया। रिपोर्ट हेडलाइन देती है 10 लाख बायर्स शो डिमांड फॉर द कॉरिडोर। लेकिन सर्च बाइंग नहीं है, इंक्वायरी बुकिंग नहीं है, बुकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑक्यूपेंसी नहीं है। डिजिटल इंटरेस्ट को फाइनल डिमांड की तरह पेश करना मार्केटिंग फ्रेंडली है, लेकिन एनालिटिकली गलत है। बायर को मिसलीड करना है। 10वां खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर को गारंटेड डिमांड मानना। रिपोर्ट कहती है एयरपोर्ट आने से प्राइसेस डबल होंगी, लेकिन एयरपोर्ट अपने आप रेसिडेंशियल डिमांड पैदा नहीं करता। उसके लिए जरूरी है एम्प्लॉयमेंट, कनेक्टिविटी, पैसेंजर वॉल्यूम, कॉमर्शियल इकोसिस्टम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्चुअल पॉपुलेशन सेटलमेंट। अनाउंसमेंट को कंप्लीटेड इकोनॉमिक इकोसिस्टम की तरह प्राइस करना स्पेकुलेशन है। 11वां खेल, नॉमिनल रिटर्न को रियल रिटर्न बताना। प्रॉपर्टी 7 सालों में 50% बढ़ी, सुनने में इंप्रेसिव है, लेकिन एनुअलाइज्ड रिटर्न करीब 6% भी बैठ सकता है। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन हटाइए, रियल नेट रिटर्न बहुत कम हो सकता है। रिपोर्ट केवल टोटल परसेंटेज दिखाती है, टाइम और कॉस्ट नहीं। इसलिए प्रॉपर्टी स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ा झूठ कई बार नंबर नहीं होता, सबसे बड़ा झूठ वो कॉन्टेक्स्ट होता है जिसे रिपोर्ट जानबूझकर नहीं बताती। सबसे बड़ा मुद्दा है यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो रिपोर्ट बना रहा है वही इन्वेंट्री बेच रहा है। कल्पना कीजिए एक डॉक्टर किसी स्पेसिफिक मेडिसिन पर एक रिसर्च रिपोर्ट लिखता है, फिर पता चलता है मेडिसिन बेचने वाली कंपनी हर प्रेस्क्रिप्शन पर डॉक्टर को कमीशन देती है। क्या इसका अर्थ यह है कि मेडिसिन खराब ही होगी? जरूरी नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर होना चाहिए। प्रॉपर्टी ब्रोकरेज में यही बेसिक प्रिंसिपल मिसिंग दिखाई देता है। एक कंसल्टेंसी मार्केट रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसी समय वो डेवलपर्स की सेल्स मैंडेट संभाल रही होती है, लैंड डील्स एडवाइस कर रही होती है, प्रोजेक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी बना रही होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मैंडेट ले रही होती है और होम बायर्स से ब्रोकरेज या रेफरल इनकम कमा रही होती है। इन सारे सर्विसेज में स्वयं कोई इलीगैलिटी नहीं है,
लेकिन समस्या तब है जब एक आम कंज्यूमर को रिपोर्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च लगे, जबकि पब्लिशर फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन आउटकम से जुड़ा हो। मान लीजिए एजेंसी ने 5 डेवलपर्स से सेल्स मैंडेट लिए हैं, फिर उसकी रिपोर्ट कहती है इस क्वार्टर में प्रीमियम हाउसिंग सबसे रेजिलिएंट सेगमेंट है। रिपोर्ट में फीचर्ड प्रोजेक्ट्स उन्हीं 5 डेवलपर्स के हैं। क्या कंक्लूजन डेटा से निकला है या कॉमर्शियल इन्वेंट्री ने रिसर्च के क्वेश्चंस को तय किया? हो सकता है रिपोर्ट पूरी तरह ऑनेस्ट हो, लेकिन डिस्क्लोजर के बिना रीडर जज नहीं कर सकता। स्टॉक रिसर्च में कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर का पर्पस एनालिस्ट को ऑटोमेटिकली डिजॉनेस्ट घोषित करना नहीं है। पर्पस इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देना है ताकि वो एनालिस्ट की बात को सही कॉन्टेक्स्ट में समझ सके। रियल एस्टेट में भी रिपोर्ट के फर्स्ट पेज पर लिखा होना चाहिए इस रिपोर्ट की फंडिंग किसने की। पब्लिशर किन डेवलपर्स के लिए ब्रोकरेज, मैंडेट या एडवाइजरी सर्विसेज देता है। रिपोर्ट में शामिल प्रोजेक्ट्स में पब्लिशर का कॉमर्शियल इंटरेस्ट है या नहीं। पब्लिशर या रिलेटेड एंटिटी ने वहां इन्वेंट्री खरीदी है या नहीं। रिपोर्ट लीड जनरेशन और सेल्स पर्पस के लिए उपयोग होगी या नहीं। डेटा डेवलपर सप्लाइड है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन डेटा है, बैंक लोन का डेटा है या प्रोप्राइटरी एस्टिमेट। आज अक्सर डिस्क्लोजर केवल इतना होता है, इंफॉर्मेशन बिलीव्ड टू बी रिलायबल, नो वारंटी इज गिवन। ये रिस्क डिस्क्लोजर नहीं, ये रिसर्च रिपोर्ट पब्लिशर का बस एक लीगल अम्ब्रेला है। सवाल यह भी उठता है कि सेबी जैसा एक्शन प्रॉपर्टी मार्केट में क्यों मुश्किल है। अब आज के क्वेश्चन का सीधा जवाब, कार्रवाई कम क्यों होती है। पहला कारण, डेडिकेटेड रिसर्च रेगुलेटर नहीं है रियल एस्टेट में। सेबी सिक्योरिटीज रिसर्च को रेगुलेट करता है, रेरा प्रोजेक्ट्स, प्रमोटर्स और एजेंट्स को रेगुलेट करता है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट रिसर्च पब्लिशर के लिए अलग यूनिफॉर्म लाइसेंस या कोड नहीं है। कई रिपोर्ट्स ऐसी एंटिटीज पब्लिश करती हैं जो ब्रोकर भी हैं, कंसल्टेंट भी, वैल्यूएशन एडवाइजर भी और मीडिया के लिए सोर्स भी। उनकी रिसर्च एक्टिविटी अलग रेगुलेटेड कैटेगरी नहीं बनती। दूसरा कारण, रेरा स्टेट वाइज फ्रैगमेंटेड है। सेबी पूरे नेशनल सिक्योरिटीज मार्केट के लिए एक सेंट्रल रेगुलेटर है। रेरा एक्ट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल अथॉरिटीज का फ्रेमवर्क बनाया। इसका परिणाम यह है कि वेबसाइट, डेटा फॉर्मेट, इन्फोर्समेंट प्रायोरिटीज और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी स्टेट टू स्टेट अलग हो सकती हैं। एक इंटीग्रेटेड नेशनल रेरा पोर्टल की योजना की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि अलग स्टेट पोर्टल्स पर इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन और एक्सेसिबिलिटी यूनिफॉर्म नहीं थी। एक नेशनल कंसल्टेंसी 10 शहरों की रिपोर्ट निकाल सकती है, लेकिन कौन सा रेरा एक्शन लेगा। रिपोर्ट का पब्लिशर है मुंबई में, डेटा गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद का, एडवर्टीजमेंट नेशनल टेलीविजन पर। लीड जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ट्रांजैक्शन अलग अलग राज्यों में हो रही है, ज्यूरिसडिक्शन फ्रैगमेंटेड हो जाता है। तीसरा कारण, ऑफिशियल बेंचमार्क कमजोर है। किसी एजेंसी ने कहा प्राइसेस 20% बढ़ी, रेगुलेटर कैसे साबित करेगा कि क्लेम गलत है। क्या सर्किल रेट बेंचमार्क होगा, रजिस्टर्ड डीड वैल्यू, बैंक वैल्यूएशन, बिल्डर रेट कार्ड, रीसेल ट्रांजैक्शन, एनएचबी इंडेक्स, पोर्टल आस्किंग प्राइस। हर सोर्स अलग आंसर दे सकता है। जब ऑफिशियल प्रॉपर्टी लेवल, कैंसिलेशन एडजस्टेड और क्वालिटी एडजस्टेड ट्रांजैक्शन डेटाबेस ही नहीं है, तो गलत स्टैटिस्टिक्स पर प्रोसिक्यूशन कठिन है। चौथा कारण, कॉजेशन साबित करना कठिन है। बायर को भी दिखाना होगा कि उसने रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट पर भरोसा किया, क्लेम मेटेरियली मिसलीडिंग था और उसी वजह से उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ। लेकिन प्रॉपर्टी प्राइस कई फैक्टर्स से बदलती है, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिले, डेवलपर परफॉर्मेंस, लोकल सप्लाई, लीगल डिस्प्यूट। एजेंसी कह सकती है हमारा फोरकास्ट उस समय उपलब्ध इंफॉर्मेशन पर आधारित था,
ये डिफेंस स्टॉक फोरकास्ट में भी संभव है, लेकिन प्रॉपर्टी डेटा की ओपेसिटी इसे और मजबूत बनाती है। पांचवां कारण, रेगुलेटर्स की प्रायोरिटी पहले से ओवरलोडेड है। रेरा अथॉरिटीज को डिलेड पोजीशन, रिफंड्स, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, क्वार्टरली अपडेट्स, रिकवरी सर्टिफिकेट्स और कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स संभालने पड़ते हैं। यूपी रेरा ने स्थापना से 2025 तक 58,000 से अधिक कंप्लेंट्स रजिस्टर की थी। महाराष्ट्र में भी 30,000 से अधिक कंप्लेंट्स आ चुकी थी और हजारों मामलों का बैकलॉग रहा। ऐसी कैपेसिटी में मार्केट रिपोर्ट्स की मेथोडोलॉजी ऑडिट करना नेचुरली लोअर प्रायोरिटी बन सकता है। छठा कारण, रिपोर्ट में डिस्क्लेमर। रिपोर्ट लिखती है फोरकास्ट आर इंडिकेटिव, एक्चुअल रिजल्ट्स में वेरी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज बिलीव टू बी रिलायबल, रीडर्स मस्ट कंडक्ट इंडिपेंडेंट ड्यू डिलीजेंस। ये डिस्क्लेमर्स जेन्युइन अनसर्टेनिटी समझाने के लिए यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन कई बार यही डिस्क्लेमर्स इन्फ्लेटेड क्लेम्स के लिए एस्केप रूट बन जाते हैं। हेडलाइन सर्टेनिटी बेचती है, फुटनोट अनसर्टेनिटी छिपाता है। प्रॉपर्टी में मिसलीडिंग रिसर्च का नुकसान स्टॉक टिप से भी बड़ा क्यों हो सकता है? एक गलत स्टॉक टिप से 1 लाख का नुकसान हो सकता है। एक गलत प्रॉपर्टी रिपोर्ट परिवार को 20 वर्षों की ईएमआई में बांध सकती है। स्टॉक इन्वेस्टर पोजीशन का कुछ हिस्सा बेच सकता है। प्रॉपर्टी इंडिविजुअल और इलिक्विड है। एग्जिट पर ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी लॉस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, टैक्स इंप्लीकेशंस, लोन फोरक्लोजर और बायर सर्च सब आता है। स्टॉक मार्केट में विजिबल प्राइस डिस्कवरी है। प्रॉपर्टी में कई महीनों तक बायर ही नहीं मिलता। इसलिए 2 करोड़ की कोटेड प्रॉपर्टी प्राइस का अर्थ यह नहीं कि 2 करोड़ की लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। और प्रॉपर्टी डिसीजन केवल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उससे कई चीजें जुड़ी रहती हैं। बच्चे का स्कूल, ऑफिस कम्यूट, रिटायरमेंट प्लानिंग, फैमिली सेविंग्स और कई बार 2 इनकम की ईएमआई कैपेसिटी। इसलिए मिसलीडिंग प्रॉपर्टी डेटा का हार्म केवल फाइनेंशियल रिटर्न नहीं है, यह परिवार की ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी खत्म कर सकता है। सबसे बड़ी आयरनी देखिए, 50,000 की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टर को रिस्कोमीटर दिखाया जाता है, लेकिन 2 करोड़ के अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर रिपोर्ट लिख सकती है एश्योर्ड वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी, और बायर को कोई स्टैंडर्डाइज रिस्क स्कोर नहीं मिलता। अब समाधान क्या है? रियल एस्टेट रिसर्च एनालिस्ट फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? समाधान रिपोर्ट्स पर बैन लगाना नहीं है। इंडस्ट्री रिपोर्ट रिसर्च जरूरी है। गवर्नमेंट डेटा अक्सर लेट होता है। प्राइवेट एजेंसीज ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर भी सकती हैं। उनकी रिपोर्ट्स पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग में वैल्यूबल हो भी सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंस के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए। सबसे पहले रियल एस्टेट रिसर्च और एडवाइजरी की अलग रेगुलेटरी कैटेगरी होनी चाहिए। जो एंटिटी पब्लिक मार्केट रिपोर्ट्स, प्राइस फोरकास्ट या एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस पब्लिश करती है और साथ ही ब्रोकरेज करती है, उसके लिए रेरा के भीतर अलग रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए। हर ब्लॉगर, जर्नलिस्ट या प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर को अलग लाइसेंस देना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल रिसर्च एंटिटीज जिनकी रिपोर्ट सेल्स और इन्वेस्टमेंट सॉलिसिटेशन में उपयोग होती है, उनकी अलग रेगुलेटेड कैटेगरी होनी चाहिए। दूसरा, मैंडेटरी कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर। रिपोर्ट के कवर या फर्स्ट 2 पेजेस पर साफ लिखा जाए किस डेवलपर से कॉमर्शियल रिलेशनशिप है, कौन से प्रोजेक्ट्स की सेल्स मैंडेट है, रिपोर्ट स्पॉन्सर्ड है या इंडिपेंडेंटली फंडेड, पब्लिशर की ब्रोकरेज या रेफरल इनकम हो सकती है या नहीं, पब्लिशर या कोई भी कनेक्टेड पर्संस के पास संबंधित प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री है या नहीं। यह सब डिस्क्लोजर फुटनोट में नहीं, प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए। तीसरा, स्टैंडर्ड डिफिनेशंस। इंडस्ट्री के लिए यूनिफॉर्म डेटा डिक्शनरी बनाई जाए। सेल का अर्थ क्या है? बुकिंग, एग्रीमेंट फॉर सेल, रजिस्टर्ड डीड, कैंसिलेशन एडजस्टेड नेट ट्रांजैक्शन,
प्राइस का अर्थ क्या है? कोटेड प्राइस, बेसिक सेल प्राइस, ऑल इंक्लूसिव प्राइस, रजिस्टर्ड वैल्यू, रीसेल ट्रांजैक्शन, अनसोल्ड इन्वेंट्री में कौन सी यूनिट शामिल हैं, स्टॉल प्रोजेक्ट्स, लैंड ओनर इन्वेंट्री, कैंसल्ड यूनिट्स, ब्लॉक्ड इन्वेंट्री। जब डेफिनेशंस यूनिफॉर्म होंगी तभी कोई भी रिपोर्ट कंपेरेबल होगी। चौथा, आस्किंग और ट्रांजैक्शन प्राइस अलग दिखाना। हर रिपोर्ट में कम से कम 4 कॉलम होने चाहिए। बिल्डर कोटेड प्राइस, इफेक्टिव प्राइमरी मार्केट प्राइस, रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन रेंज, रीसेल ट्रांजैक्शन रेंज। एक सिंगल एवरेज नंबर कंज्यूमर के लिए बहुत मिसलीडिंग होता है। पांचवा, मेथोडोलॉजी और सैंपल डिस्क्लोजर। रिपोर्ट को बताना चाहिए कितने प्रोजेक्ट का सैंपल लिया गया, कितनी ट्रांजैक्शंस देखी गई, कौन सा टाइम पीरियड है, डेटा डेवलपर सप्लाइड है या इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, मिसिंग डेटा कैसे ट्रीट हुआ, एवरेज सैंपल है या वेटेड, आउटलायर्स हटाए गए या नहीं। मेथोडोलॉजी समझ में ना आए तो कंज्यूमर कम से कम उसकी लिमिटेशन तो देख सके। छठा, नेट सेल्स और कैंसिलेशंस में फर्क करना जरूरी है। डेवलपर्स और रिसर्च एजेंसीज को ग्रॉस बुकिंग के साथ कैंसिलेशन एडजस्टेड नेट बुकिंग भी रिपोर्ट करनी चाहिए। एक यूनिट को रिपीटेड बुकिंग से कई बार सेल्स काउंट नहीं किया जाना चाहिए। सातवां, फोरकास्ट को रेंज और सिनेरियो में दिखाना। प्राइस डबल होगी की जगह बेस केस, बुल केस, बियर केस और एजम्पशन बताए जाएं। उदाहरण के तौर पर, एयरपोर्ट समय पर ऑपरेशनल हुआ तो क्या होगा, 3 साल डिले हुआ तो क्या होगा, अगर वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं आया तो क्या होगा। फ्यूचर को सर्टेनिटी की तरह नहीं, सिनेरियो की तरह पेश किया जाना चाहिए। आठवां, इंडिपेंडेंट ऑडिट और रिकॉर्ड रिटेंशन। रिसर्च रिपोर्ट पब्लिशर को रॉ डेटा सेट, मेथोडोलॉजी और कॉमर्शियल रिलेशनशिप का रिकॉर्ड कुछ वर्षों तक प्रिजर्व करना चाहिए। रेगुलेटर कंप्लेंट मिलने पर उसका ऑडिट कर सके। रिपोर्ट निकालने के बाद डेटा गायब नहीं हो जाना चाहिए। नौवां, पब्लिक करेक्शन रजिस्ट्री। अगर किसी रिपोर्ट में मटेरियल एरर मिले तो सिर्फ क्वाइटली पीडीएफ एडिट करना पर्याप्त नहीं है। ओरिजिनल क्लेम, करेक्टेड नंबर, करेक्शन डेट और रीजन पब्लिक रजिस्ट्री में दिखाई दे। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में करेक्शन पब्लिक होता है, प्रॉपर्टी रिसर्च में भी ऐसा ही होना चाहिए। 10वां, यूनिफाइड नेशनल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। रेरा पोर्टल्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, बिल्डिंग अप्रूवल्स और प्रोजेक्ट अपडेट्स को कॉमन डेटा स्टैंडर्ड पर जोड़ना होगा। डेटा में प्राइवेसी सेफगार्ड हो सकती है, लेकिन मार्केट लेवल एग्रीगेटेड ट्रांजैक्शन, ये डेटा तो पब्लिकली एक्सेसिबल होना ही चाहिए। जब रेगुलेटर के पास बेंचमार्क नहीं होगा तो फॉल्स क्लेम कैसे साबित होगा। 11वां, स्पॉन्सर्ड रिसर्च की साफ लेबलिंग। मीडिया कवरेज में अगर रिपोर्ट पब्लिशर ही एडवर्टाइजर, इवेंट स्पॉन्सर या कॉमर्शियल पार्टनर है तो ये ऑडियंस को बताया जाना चाहिए। रिसर्च सेज और स्पॉन्सर्ड स्टडी सेज एक जैसी बात नहीं है। 12वां, मीनिंगफुल पेनाल्टी। केवल 50,000 का पेनाल्टी करोड़ों की सेल्स कैंपेन के सामने एक छोटा बिजनेस कॉस्ट बन सकता है। मेटेरियली फॉल्स डेटा से सेल्स जनरेट होने पर पेनाल्टी को ट्रांजैक्शन वैल्यू, कॉमर्शियल गेन और कंज्यूमर हार्म से लिंक किया जाना चाहिए। रिपीटेड वायलेशन पर एजेंट रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन, पब्लिक सेंसर, मैंडेटरी करेक्शन और सीरियस केसेस में कैंसिलेशन भी पॉसिबल होना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल आम लोगों के नजरिए से, प्रॉपर्टी बायर किसी रियल एस्टेट रिपोर्ट को कैसे जांचे। जब अगली बार कोई रिपोर्ट कहे इस एरिया में प्राइस 30% बढ़ी तो 7 सवाल पूछिए। प्राइस कोटेड है या ट्रांजैक्टेड, प्राइमरी मार्केट है या रीसेल भी, सेल्स ग्रॉस है या कैंसिलेशन के बाद नेट, सैंपल में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, रिपोर्ट बनाने वाली एजेंसी किन प्रोजेक्ट्स को बेचती है, प्राइस बेसिक है या ऑल इंक्लूसिव, फोरकास्ट के एजम्पशंस
और डाउनसाइड सिनेरियो क्या हैं? अगर इनका जवाब रिपोर्ट में नहीं है तो उसे इंडिपेंडेंट रिसर्च मत समझिए, उसे मार्केटिंग डॉक्यूमेंट की तरह पढ़िए। रिपोर्ट का प्रोफेशनल डिजाइन एविडेंस नहीं होता है, ग्राफ और चार्ट्स एविडेंस नहीं है, प्रोप्राइटरी रिसर्च एविडेंस नहीं है, ब्रांड नेम भी एविडेंस नहीं है। एविडेंस है सोर्स, मेथोडोलॉजी, डिस्क्लोजर और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। शुरुआत वाले अमित की कहानी पर वापस आते हैं। उनकी गलती यह रही कि उन्होंने एक फ्लैट केबल ब्रोकर की बात पर नहीं खरीदा था। उन्होंने खरीदा था क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी थी। रिपोर्ट ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया था। उसमें ग्राफ्स थे, डेटा था, फोरकास्ट था, एजेंसी का बड़ा नाम था, न्यूज कवरेज थी, यानी इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशन जैसा था, लेकिन अकाउंटेबिलिटी छोटे सेल्समैन जैसी। यही समस्या है। इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट अब लाखों रुपए का इनफॉर्मल नेबरहुड बिजनेस नहीं रहा। एक सामान्य अर्बन होम की कीमत किसी परिवार की 15 से 25 सालों की इनकम हो सकती है। प्रॉपर्टी रिपोर्ट बायर बिहेवियर बदलती है, डेवलपर प्राइसिंग इन्फ्लुएंस करती है, बैंक वैल्यूएशन के नैरेटिव पर असर डालती है, इन्वेस्टर को एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर पर भेजती है और मीडिया में पूरे मार्केट की परसेप्शन बनाती है। फिर भी रिपोर्ट पब्लिश करने वाले से अक्सर यह नहीं पूछा जाता कि आपका लाइसेंस क्या है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका रॉ डेटा क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपने गलत रिपोर्ट निकाली तो करेक्शन मैकेनिज्म क्या है, और आपने इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेंट्री बेची तो आपकी फ्यूडिशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रियल एस्टेट में गलत क्लेम्स पर कार्रवाई का कानूनी रास्ता मौजूद है या नहीं। यूं कहने को रेरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज और मिसलीडिंग प्रमोशन पर एक्शन कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पर लागू हो सकता है। स्टेट रेगुलेटर्स ने नॉन कॉम्प्लायंट एड्स, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स और एजेंट्स के खिलाफ एक्शन भी लिया है। लेकिन इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट रिसर्च को सिक्योरिटीज रिसर्च की तरह रेगुलेट करने वाला डेडिकेटेड, स्टैंडर्डाइज्ड और कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव फ्रेमवर्क अभी नहीं है। यही कारण है कि ब्रोशर को एडवर्टाइजमेंट मानकर एक्शन हो सकता है, लेकिन उसी ब्रोशर को मार्केट आउटलुक रिपोर्ट कह दिया जाए तो वो ग्रे जोन में चला जाता है। और इस रेगुलेटरी गैप का सबसे बड़ा नुकसान उस मिडिल क्लास बायर को होता है जो रिपोर्ट को सेल्स पिच नहीं, न्यूट्रल नॉलेज समझता है। स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट गलत हो सकता है, प्रॉपर्टी मार्केट में कंसल्टेंट भी गलत हो सकता है। गलत होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन डेटा छिपाना, डेफिनेशंस बदलना, कॉमर्शियल इंटरेस्ट डिस्क्लोज न करना और रिसर्च की क्रेडिबिलिटी का उपयोग करके इन्वेंट्री बेचना, इसे केवल मार्केटिंग फ्रीडम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब इन्फ्लुएंस रिसर्च एनालिस्ट जैसा हो तो अकाउंटेबिलिटी भी रिसर्च एनालिस्ट जैसी होनी चाहिए। वरना रियल एस्टेट में प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, प्राइस मैन्युफैक्चरिंग होगी, रिसर्च नहीं होगी, नैरेटिव सेलिंग होगी और होम बायर प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, वो ऐसे स्टैटिस्टिक्स खरीदेगा जिसका सच उसे ईएमआई शुरू होने के कई साल बाद पता चलेगा। आप तो बस रहें ऐसे रियल एस्टेट के रिसर्च रिपोर्ट से सावधान। शुक्रिया।